हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉल्टेक्स फ्लो क्या होता है और उसमें जो टाइप्स होते हैं उसके वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज वॉल्टेक्स फ्लो। तो वॉल्टेक्स फ्लो क्या होता है? व्हेन सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस। यानी कि कोई फ्लूइड है, उसका सर्टेन मास कुछ है, वो रोटेट कर रहा है अगर किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो फ्लो आपका वॉल्टेक्स फ्लो कहलाता है। तो इस वॉल्टेक्स फ्लो में जो फ्लो के पार्टिकल्स हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा फ्लूइड मास तो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस, अपने ओन सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट करें। ठीक है, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मीन्स इन दिस फ्लो पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी रोटेट अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मासेस। यानी अपने पार्टिकल जो है वो अपने ओन सेंटर ऑफ मासेस के अबाउट रोटेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जो वॉल्टेक्स फ्लो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फ्री वॉल्टेक्स फ्लो और सेकंड जो है आपका वो कहलाता है फोर्स्ड वॉल्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल्टेक्स फ्लो की, दैट इज फ्री वॉल्टेक्स फ्लो। तो फ्री वॉल्टेक्स फ्लो जो है वो आपका वो फ्लो कहलाता है कि जब वहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई एक्सटर्नल टॉर्क की। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब क्या है कि जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क, अलग से कोई टॉर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है उस फ्लो को कंप्लीट होने के लिए। यानी कि फ्लो होने के लिए फ्लूइड को किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस केस में जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो ज़ीरो होता है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या रहती है? वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एम वी इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस केस में आपको पता है मास तो किसी भी फ्लूइड का कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ पे v इंटू आर जो है वो कांस्टेंट होगा, तब जाके एम बी आर की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस केस में v जो होता है यानी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। वेलोसिटी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो सपोज कोई फ्लो जो है वो इस टाइप का, ये फ्री वॉल्टेक्स फ्लो है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें सेंटर से, तो जितनी डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जैसे जैसे रेडियस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो सपोज इस डायरेक्शन में जो है आप वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये जो कर्व होता है ये आपका फ्री वॉल्टेक्स फ्लो का होता है। यानी आगे बढ़ेंगे रेडियस में तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी जो है कम होती चली जा रही है, वही जैसे जैसे रेडियस जो कम है सेंटर पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो फ्री वॉल्टेक्स फ्लो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फ्लो होता है वाटर का इन वॉश बेसिन्स, यानी वॉश बेसिन में आपने देखा है कि ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लो होता रहता है, यानी कि वॉर्टेक्स फ्लो अगर हो जाता है वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क आप नहीं लगाते, अलग से कोई फोर्स नहीं लगाते और उसमें वो फ्लो अकर हो जाता है। तो जैसे ही सेंटर पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, यानी बहुत तेज़ी से फ्लो रोटेट कर रहा होता है। वहीं अगर आप थोड़ी डिस्टेंस पे बात करेंगे तो जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, यानी फ्लो की वेलोसिटी जो है वो स्पीड बहुत कम है, वही सेंटर पे जो है बहुत ज़्यादा है। वही अगर आप देखते हैं जैसे कि एडीज जो हैं जनरेट हो जाती हैं जिसको भंवर कहते हैं, वो रिवर और कैनाल्स वगैरह में जो एडीज जनरेट होती हैं वो भी एक टाइप का फ्री वॉल्टेक्स फ्लो है। या अगर आप बात करते हैं टॉर्नेडोज आ जाते हैं, ठीक है, जो भूकंप वगैरह होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो टॉर्नेडो आते हैं वो भी एक टाइप का आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो आपका आता है सेकेंड, दैट इज फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कि
एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उस फ्लो को एग्जिस्ट करने के लिए, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो इस केस में जिससे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है फ्लो की वो मेंटेन रहे और प्रॉपरली फ्लो अकर होता रहे, तो उस केस में जो है वो फ्लो आपका कहलाता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपकी कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपकी कांस्टेंट रहे, यानी कॉन्स्टेंटली जो है फ्लो अकर होता रहे, तो इसको अकर करने के लिए आप एक्सटर्नल टॉर्क को लगाते हैं। तो ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी v अपॉन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, वही फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो अगर जैसे कि आप बात करते हैं, ये सपोज ये फ्लो हो रहा है आपका, ये वॉर्टेक्स फ्लो है, तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के केस में ये सेंटर है सपोज, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सपोज अगर आपने वेलोसिटी को y एक्सिस से शो किया है तो कुछ इस टाइप का जो है आपका कर्व बनेगा, ये आपका कर्व कहलाता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो का, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप डिफरेंस देखते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो और फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में, तो आपको पता है कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में क्या होता है कि एक्सटर्नल टॉर्क की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। ये फ्लो जो है अपने आप ही अकर होता है। वहीं यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर आप बात करें तो आपको पता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वही अगर आप बात करते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में, तो इस केस में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ फ्लो के। वही अगर आप थर्ड पार्ट की बात करें तो इस केस में फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में और फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में दोनों में ही जो फ्लूइड का मास है वो तो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, लेकिन इस केस में जो है फ्लूइड पार्टिकल जो होता है, यानी कि ओवरऑल मास तो रोटेट कर रहा है बट फ्लूइड पार्टिकल जो है वो डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मास, डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मास, मतलब अपने जो एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट नहीं करता पार्टिकल। मतलब ओवरऑल फ्लूइड मास तो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, बट उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करते। वही अगर आप फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में बात करें तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, रोटेट अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो अगर ये ओन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी पार्टिकल जब रोटेट नहीं करता तो इस टाइप का फ्लो कैसा होता है, इररोटेशनल फ्लो कहलाता है। तो इसीलिए फ्लूइड फ्री वॉर्टेक्स फ्लो जो है वो एक टाइप का इररोटेशनल फ्लो है, वही फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो एक टाइप का रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। तो अगर आप फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो की बात करें, जैसे कि कोई बकेट है उसमें वाटर भरा हुआ है या कोई टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो आप उसको अपनी फिंगर से जब आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं उस वाटर को, तो उसमें जो फ्लो अकर होता है वो कहलाता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, क्योंकि उस फ्लो को अकर करने के लिए आप एक अलग से टॉर्क दे रहे हैं। जब आप अपनी फिंगर की हेल्प से, अपनी हाथ की हेल्प से उसको टॉर्क देते हैं तभी वो फ्लो अकर होता है। तो वो फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो होता है, उसमें हर पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ ओवरऑल फ्लूइड मास जो है वो पूरा वो भी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। मतलब अगर आप किसी अपनी फिंगर से जहाँ पर रोटेट कर रहे हैं तो वो रेडियस सेंटर से अगर आप देखें तो वो रेडियस ज़्यादा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे वहाँ पर वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जैसे कि अगर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में से टॉर्नेडो वगैरह आते हैं तो आपको पता है इस केस में वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी कि जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो टॉर्नेडो वगैरह आ गया या कहीं पे एडीज जनरेट हो गया, उसमें कोई फंस गया है, तो वो अगर
बाहर की डायरेक्शन में जो है स्विम करने की कोशिश करता है, यानी बाहर डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा, वो बच सकता है क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो सेंटर में ही रह गया तो वो डायरेक्टली जो है उसके मतलब डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस इन फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में जो है फ्री सरफेस की इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है, तो सपोज ये कोई इसमें जो है सपोज कोई जो है वाटर फिल है, सपोज इस लेवल तक जो है ये वाटर फिल है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाया तो फाइनली क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाने पे फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो कर हो जाएगा। तो ये जो वाटर है वो कुछ इस टाइप का पैराबोलिक शेप जो है बन जाता है वाटर का। जब आप रोटेट करते हैं आप देखेंगे कि कुछ वाटर साइड में ऊपर हो जाता है, सेंटर में वाटर नीचे हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है सपोज यहाँ से यहाँ तक, सपोज ओवरऑल लेवल जो है वो किसी भी बीकर का मान लीजिए जिसमें वाटर फिल है, तो सपोज यहाँ तक है। तो अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इस लेवल की, तो ये एक पैराबोला बन जाता है और सपोज इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है z है, तो यहाँ से जो रेडियस है इसकी स्मॉल r है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि इक्वेशन जो है फ्री फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में, तो आपको पता है सपोज ये डिस्टेंस जो है x है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी सपोज y। तो जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन है वो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तभी इस केस में जो है v जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। तो ये जो एक पैराबोला बनता है इसमें जो z है, ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल टॉप सरफेस लेवल से, तो इसकी इक्वेशन होती है आपकी z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g प्लस सी। यानी कि ये फ्री सरफेस की बात करते हैं तो ये इक्वेशन जो है बनती है, ये आपकी कहलाती है पैराबोलाइड, या आप इसको बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप इसको ध्यान रखिएगा इक्वेशन को। तो अगर आप बात करते हैं एट आर इक्वल टू जीरो, यानी कि जस्ट रेडियस जो है वो जीरो है, तो इस पॉइंट पे आप आ गए तो यहाँ पर रेडियस जीरो है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे रेडियस जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आर इक्वल टू जीरो पे आपको पता है जेड इक्वल टू क्या है, जीरो। तो उस केस में जब आर यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो होती है z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो ये इक्वेशन जो है आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो शेप बनता है ये पैराबोला बनता है। अब सपोज जो पैराबोलाइड है इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड। तो वॉल्यूम जो होता है पैराबोला का, सपोज ये जो शेप है ये पैराबोला का है, तो ये जो सेंटर से रेडियस है ये r है और ये डेप्थ जो है वो यहाँ से यहाँ तक z है। तो इस केस में जो वॉल्यूम होता है ये ओवरऑल ये पूरा जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला होता है हाफ पाई r स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है। तो ये ओवरऑल वॉल्यूम कहलाता है पैराबोला का। अब सपोज वॉल्यूम जो है पैराबोलाइड कुछ इस टाइप का है, ये शेप है और आपको सिंपली इतना वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। आउटर रेडियस जो है वो यहाँ से सपोज ये r1 है और इनर रेडियस जो है ये आपकी यहाँ की r2 है, ठीक है। और ये जो डेप्थ है ये z2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये ओवरऑल डेप्थ जो है वो सपोज z1 है। तो आप कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो आप पहला ऊपर बड़ा वाला पैराबोला निकाल लीजिए, उसका वॉल्यूम क्या होता है हाफ पाई r1 स्क्वायर z1, ठीक है। उसमें से अगर इस छोटे वाले पैराबोला का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको सिंपली ये शेडेड एरिया का वॉल्यूम मिल जाएगा, तो माइनस हाफ पाई r2 स्क्वायर z2। तो इस टाइप से जो है आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कोई आपका ये बीकर है जिसमें वाटर जो है ये एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ये सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है और इसमें h हाइट तक जो है वो वाटर फिल है, ठीक है। ये जो हाइट है वाटर की वो सपोज h हाइट तक है। तो यहाँ से आप इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अभी कोई भी रोटेशन एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया है। तो इस समय जो वॉल्यूम फिल है बीकर में वो सपोज कैसा है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी सिलिंड्रिकल वेसल है तो उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच है। अब सपोज जब आप इसमें एक्सटर्नल टॉर्क आपने अप्लाई किया
तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का हो गया, यानी कि अब वाटर यहाँ पे फिल हो गया और ये पोर्शन जो है वो इतना एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है और जितना लेवल वाटर का नीचे गया यहाँ से वो सपोज ये जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। तो अब आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो सपोज अगर यहाँ तक अगर आपको पता है कि टोटल इतना फिल होता, यानी पूरे वॉल्यूम में से वाटर के अगर आप इतना वॉल्यूम जो है यहाँ का ये वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको जो है फाइनल वॉल्यूम वाटर का मिल जाएगा कि अब फाइनल जो है वाटर कितना है, ठीक है। तो आपको पता है टोटल वॉल्यूम कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है और यहाँ से यहाँ तक का लेवल क्या है x, ठीक है। तो इनिशियली अगर पूरा सिलेंडर फिल होता फुल हाइट तक तो फाइनली इसका वॉल्यूम कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स माइनस, अब आपको पता है यह पूरा फिल है, इसमें से अगर इतना पोर्शन वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको जो है फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का। तो ये जो पैराबोला इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू जेड, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x प्लस वाई, तो ये आ गई x प्लस वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। तो ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब सपोज इफ वॉल्यूम इज नॉट स्पेल्ड, यानी वॉल्यूम जो है वाटर का वो बाहर स्पेल्ड नहीं हुआ, यानी बाहर नहीं फैला, पूरा का पूरा जितना वाटर था वो उस समय उतना ही उस लेवल पे रहा। तो उस केस में क्या होगा, जितना ही इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा, क्योंकि वाटर कोई भी स्पेल्ड नहीं हुआ, कोई भी बाहर नहीं गिरा है बीकर से। तो इस केस में इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, कर दीजिए इक्वल, पाई आर स्क्वायर एच इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो इस केस में आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर वॉल्यूम जो है बाहर स्प्रेड नहीं होता है तो उस केस में अगर इनिशियल लेवल यहाँ तक था, यानी कि सपोज ये जो है वाटर का लेवल अगर यहाँ तक था, तो जितना वाटर अगर आप रोटेशन देते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तो जितना वाटर ऊपर जाता है उतना ही वाटर जो है वो नीचे लेवल पे आता है। यानी ये जो हाइट है इतना वाटर ऊपर चढ़ गया यहाँ पे साइड में, तो सेंटर पे उतना ही वाटर लेवल नीचे आ जाता है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये x है तो ये y है, तो ये इक्वल हो जाएगी। यानी कि इस केस में क्या होगा, x जो है वो y के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब सपोज एक क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सपोज कोई ये बीकर है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें जो वाटर है उसकी हाइट जो है 6 मीटर तक वाटर फिल है और टोटल जो बीकर की हाइट है वो सपोज 10 मीटर है, ठीक है। ये टोटल हाइट जो है वो 10 मीटर है और ये आपकी सेंटर रेडियस जो है इसकी वो 2 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड मैक्सिमम ओमेगा, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट लिक्विड जो है वो डज नॉट स्पिल फ्रॉम वेसल, यानी कि वेसल जो है ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इससे लिक्विड जो है बाहर स्पिल्ड आउट नहीं हुआ है, यानी कि इस बीकर में ही है उतना वॉल्यूम, मींस इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है। तो उस केस में आपको जो है ओमेगा मैक्स की यानी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये हाइट रिमेनिंग कितनी है 4, ठीक है। तो जब ये 4 है और वॉल्यूम स्पिल्ड आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी 4 होगी और ये ओवरऑल कितनी होगी 4। तो आप यहाँ पे टोटल z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है टोटल z कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। तो जब आपको z पता है तो इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप z की वैल्यू आपको पता है 8 है, ओमेगा की वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओमेगा मैक्स बन जाएगा, इनटू रेडियस जो है आपको पता है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। तो इस केस में जो ओमेगा मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.264 और ये होती है यूनिट इसकी रेडियन पर सेकेंड।
तो ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर वॉल्यूम स्पिल्ड आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जितनी हाइट वाटर ऊपर लेवल पे चढ़ेगा उतना ही वाटर सेंटर में नीचे लेवल पे आएगा। मीन्स अब सपोज ये 4 मीटर जब वॉल्यूम स्पिल्ड आउट नहीं हुआ ये कह रहे हैं वेसल से, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लेवल तक चढ़ गया लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकला। तो जब मैक्सिमम टॉप लेवल तक चढ़ गया यानी कि 4 मीटर एक्स्ट्रा बचा था ऊपर स्पेस, तो अगर ये 4 मीटर ऊपर चढ़ा है तो इसका मतलब है सेंटर में 4 मीटर डाउन वाटर लेवल आ गया है। तो ओवरऑल जेड की वैल्यू आपको 8 मीटर मिल गई। में सेकंड पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी होगी 6.264 रेडियन पर सेकेंड, तब वॉल्यूम जो है वो स्पिल्ड आउट नहीं होगा वेसल से। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी आपने एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी तो इसका मतलब है कि वाटर जो है बाहर फैल जाएगा इस वेसल से। तो आप कह रहे हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू 6.5 रेडियन पर सेकेंड हो गई, ठीक है, तो इस केस में जो है कितना वॉल्यूम स्पिल्ड आउट होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड पार्ट है, ये कह रहा है कि अगर ओमेगा जो है वो 6.5 रेडियन पर सेकेंड हो गई इसकी वैल्यू, तो कितना वॉल्यूम जो है बाहर फैलेगा, वो वैल्यू जो है वॉल्यूम की आपको काउंट करनी है। तो सपोज ओमेगा इतना है तो सबसे पहले आप क्या करें, z की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कितना डेप्थ जो है वो वाटर नीचे आ जाएगा ओवरऑल। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 6.5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। तो ये जो z की वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी 8.613 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो सपोज ये वेसल था सिलेंड्रिकल वेसल, ये सेंटर लेवल था, यानी कि z की वैल्यू जो है इस केस में अब क्या है, सपोज ये जो है z यानी कि ये जो वैल्यू है z ये आपकी है 8.613 मीटर, और यहाँ पे जो सेंटर रेडियस है ये आपकी 2 मीटर, ठीक है। और आपको पता है कि इनिशियल जो वॉल्यूम लेवल था आपका सपोज यहाँ पे कहीं था, यानी कि ये 6 मीटर जो है यहाँ तक वाटर इनिशियली फिल था, लेकिन आपने जब ओमेगा जो है 6.5 मीटर 6.5 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी दी, तो ये जो पैराबोला है वो इस शेप में आ गया, यानी z की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब आपको इनिशियल वॉल्यूम देखना है। इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली पाई आर स्क्वायर एच, जो जितना था, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच आपको पता है 6 मीटर हाइट पे था वाटर लेवल, तो 6 पाई आर स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम इनिशियल आ जाएगा 75.398 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फाइनल वॉल्यूम कितना बचा। तो आपको पता है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कि अगर पूरे का जो है आप वॉल्यूम निकाल लें उनमें से इस पैराबोला का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो आपको फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा जो बेसल में होगा। तो आपको पता है ये हाइट भी कितनी है, 4 मीटर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो बेसल की 10 मीटर ही है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू एच, टोटल कितना है आपको पता है 10 है, माइनस अब ये पैराबोला का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। पैराबोला क्या हुआ, हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू जेड, तो ओवरऑल जेड की हाइट कितनी है 8.613। तो फाइनल वॉल्यूम जो आपका आ जाएगा 71.546 मीटर, 546 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 75.398 और फाइनल वॉल्यूम है इतना। तो आप कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम जो कम हुआ है उतना ही वाटर स्पिल्ड आउट हो गया होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अगर आप कर देंगे तो आप कह सकते हैं उतना वाटर स्पिल्ड आउट हुआ है। तो 3.852 मीटर क्यूब जो वाटर है वो वाटर इतने एंगुलर वेलोसिटी की वजह से इतना वाटर जो है बाहर फैल गया, यानी स्पिल्ड आउट हो गया। सपोज नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि ओमेगा जो है वो 8 रेडियन पर सेकेंड है। तो अब इस केस में वॉल्यूम कितना स्पिल्ड आउट हुआ है, ठीक है, ये वॉल्यूम कितना स्पिल्ड हुआ है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैराबोला बन रहा है इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसकी डेप्थ कितनी है। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो आपको पता है ओमेगा 8 स्क्वायर इंटू रेडियस जो है वो 2 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो ये जो z की वैल्यू आई दैट इज 13.047 मीटर। तो आपको पता है कि जो सिलेंड्रिकल बेसल है, ठीक है, उसकी ओवरऑल हाइट कितनी है 10 मीटर, और जो z यानी जो पैराबोला बन रहा है उसकी हाइट 13.047 है, यानी इस बेसल से भी ज़्यादा हो गई। तो जो पैराबोला फॉर्म होगा वो अब
इस डेप्थ से नीचे फॉर्म होगा, यानी कि जो वाटर है, सपोज ये सेंटर लेवल है, यानी सिर्फ वाटर इतना बचेगा, सिर्फ ये लेवल जो है ये वाटर का बचेगा और इतना जो वॉल्यूम है वो आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि स्पेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सबसे पहले जब इतनी यहाँ तक की ओवरऑल डेप्थ कितनी है 13, यानी यहाँ तक की डेप्थ 10 है, तो रिमेनिंग ये डेप्थ कितनी हो गई 3.047 मीटर। अब आपको ओवरऑल रेडियस तो पता है ये 2 मीटर है, लेकिन यहाँ की रेडियस जो है वो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आपको ये रेडियस फाइंड करनी है, यानी इस पैराबोला की वजह से जो रेडियस है, तो आपको पता है z ये है, ओमेगा आपको पता है, यहाँ पे रेडियस फाइंड कर सकते हैं इतनी डेप्थ की वजह से। तो आपको पता है z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पर z कितना है 3.047, ओमेगा 8 स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो इस केस में r की जो वैल्यू आ गई 0.9664 मीटर। तो ये रेडियस आपको पता चल गई। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है कि वॉल्यूम जो है एम्प्टी कितना हुआ है। तो आपको पता है इतना वॉल्यूम जो है पूरा एम्प्टी हो गया, तो यहाँ तक का जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम आपको जो है एम्प्टी वॉल्यूम होगा, यानी कि सिर्फ इतना वॉल्यूम आपको यहाँ तक का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर पूरा पैराबोला के वॉल्यूम में ये स्मॉल पैराबोला का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको ये वॉल्यूम एम्प्टी वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि जो बीकर का एम्प्टी वॉल्यूम है वो आपको फाइंड करना है। तो एम्प्टी वॉल्यूम आपको पता है सबसे पहले बड़ा पैराबोला का जो वॉल्यूम है, यानी हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू टोटल डेप्थ कितनी है z 13.047। इसमें से अगर छोटा पैराबोला का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको ये एम्प्टी बीकर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे रेडियस ये वाली आर कितनी है 0.9664, ठीक है, तो स्क्वायर इंटू एच कितना है 3.047। तो इससे जो है एम्प्टी वॉल्यूम आपका आ गया 77.506 मीटर क्यूब। अब आपको एम्प्टी वॉल्यूम आ गया तो आप फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, पूरे बीकर के वॉल्यूम में से ये एम्प्टी वॉल्यूम अगर बीकर का माइनस कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि बीकर में रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा है, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू टोटल हाइट कितनी है 10। ठीक है, तो पूरे बीकर का तो वॉल्यूम इतना है, इसमें से एम्प्टी वॉल्यूम 77.506 है, तो ये माइनस कर देंगे तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा 48.156 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है कि यहाँ पे सपोज यहाँ फाइंड कर ले रही हूँ, इनिशियल वॉल्यूम है आपको पाई आर स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 6 मीटर तक हाइट थी, तो इनिशियल वॉल्यूम तो है 75.398 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम है इतना। तो आप निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम स्पिल्ड कितना हुआ, यानी कितना वॉल्यूम फैला, तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 27.242 मीटर क्यूब वॉल्यूम वो आएगा जितना वाटर जो है वो बाहर स्पिल्ड आउट हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इन अ फ्री वॉल्टेक्स फ्लो द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आपको पता है फ्री वॉल्टेक्स फ्लो जो है कुछ इस टाइप का कर्व आता है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कम होती जाती है, यानी जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। तो आपको पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू रेडियल डिस्टेंस के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन की बात करें तो उसमें जो है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियल डिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन अ फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन rotation of fluid moving as a solid takes place about an axis. Yeah, each particle moves in a circular path with a speed varying inversely proportional as the distance from center. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रेडियस, यानी वेलोसिटी जो है रेडियस के साथ डिक्रीज हो रही है, तो ये भी गलत है क्योंकि अगर रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, रेडियस के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि जिसमें फ्लूइड का जो रोटेशन है वो एज अ पूरा मास एज अ सॉलिड रोटेशन होता है जो कि किसी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।